हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के हिंदू एडिटोरियल में आपका स्वागत है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हो हेडिंग है हमारे सामने, रिकवरिंग अर्ली, क्योंकि अभी देश के सामने एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा है कोविड-19, कोरोना वायरस की बीमारी से जूझने का। तो उसी से रिलेटेड है आज का एडिटोरियल। तो सबसे पहले रोज़ की तरह हम करते हैं वोकेबलरी, इम्पोर्टेंट मीनिंग्स जो मैंने हाईलाइट्स किए हुए हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट मीनिंग ऑफ टुडे इज़ रेड्यूसिंग। रेड्यूस करना यानी किसी चीज़ को कम करना। इंक्रीज़ का अपोजिट है इंक्रीज़ और रेड्यूस। डिक्रीज़ भी होता है। आगे है क्रूशियल, पहले भी आ चुका है ये। क्रूशियल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ए लॉन्ग वे, ए लॉन्ग वे का मतलब बहुत दूर। वे का मतलब वैसे रास्ता होता है, लंबा रास्ता के हिसाब से कह सकते हैं बहुत दूर। सेंटेंस है कोविड-19 इज स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम गिविंग ए कंप्लीट पिक्चर, कि कोविड-19 अभी बहुत दूर है। डेटा है जो कोविड-19 का, डेटा फॉर कोविड-19 इज स्टिल ए लॉन्ग वे, बहुत दूर है फ्रॉम गिविंग ए कंप्लीट पिक्चर, एक पूरी पिक्चर देने के लिए। लॉन्ग वे का मतलब यहाँ निकल रहा है दूर होने से। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एनकरेजिंग। एनकरेज तो आपको पता ही है, किसी को प्रोत्साहित करना। कहते हैं ना, इनकरेज करो मुझे, या बच्चों को हमेशा इनकरेज करना चाहिए अच्छे अच्छे कामों के लिए। नेक्स्ट है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, पैरामीटर होते हैं किसी चीज़ के लिए तय किए गए मापदंड। अदर पैरामीटर्स, दूसरे मापदंड, अपीयर सिमिलर, एक जैसे लग रहे हैं। ओके। नेक्स्ट इज़ आउटकम्स। आउटकम, आउटकम होते हैं परिणाम किसी चीज़ के। क्या आउटकम आया, आपने जितने अच्छे अच्छे काम किए उसका कोई आउटकम आया कि नहीं, यानी परिणाम आया कि नहीं। एनकाउंटर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा एनकाउंटर। एनकाउंटर होता है सामना करना, फेस करना किसी को। विद द वर्स्ट आउटकम्स एनकाउंटर्ड अमंग एल्डरली पेशेंट्स। तो वर्स्ट आउटकम, जो सबसे बुरे परिणाम हैं, वो एनकाउंटर्ड, सामना किया गया है उनका, अमंग एल्डरली पेशेंट्स, यानी बूढ़े जो पेशेंट्स हैं, एल्डरली यानी उम्र में जो ज़्यादा हैं, उनके पेशेंट्स द्वारा सामना किया गया है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है विविधता, कई कई प्रकार, उसको बोल देते हैं वैरायटी। वैरायटी स्टोर होता है, आपने नाम सुना होगा, दुकानों के आगे लिखा होता है, तो इसका मतलब वैरायटीज़ मिलती है वहाँ, हर तरह की आइटम मिलती है, तरह तरह की आइटम मिलती हो, उसको वैरायटी स्टोर कह देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब आदेशात्मक। इम्पेरेटिव का, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई आदेश दिया होता है, जैसे खिड़की खोलो, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ इम्पेरेटिव का मतलब है बहुत ही ज़रूरी। आदेशात्मक का एक दूसरा मतलब यही होता है, बहुत ज़रूरी हो जो काम, जिसका हमें आदेश मिला हो और वो करना ज़रूरी हो। इट इज़ देयर फॉर इम्पेरेटिव टू फाइंड पॉजिटिव केसेज अर्ली, कि पॉजिटिव केस जो है वो बहुत जल्दी पता लगाना बहुत ही इम्पेरेटिव है, बहुत ही ज़रूरी है। असेस का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का मतलब पता लगाना वो कितना कामयाब है, कितना नाकामयाब है। असेस का यूज़ किया हुआ है, असेस द पेस ऑफ रिकवरी एक्यूरेटली। पेस ऑफ रिकवरी को असेस करना ज़रूरी है। पेस ऑफ रिकवरी यानी सुधार की चाल, सुधार की गति। पेस का मतलब गति, एक्यूरेटली का मतलब बिल्कुल सही तरीके से असेस करना ज़रूरी है, उसको पता लगाना ज़रूरी है अभी सुधार की गति कितनी है। नेक्स्ट है मास टेस्टिंग। मास का मतलब हो जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। मास टेस्टिंग का मतलब बड़े पैमाने पर टेस्ट करना। ओके। मास प्रोडक्शन, आपने नाम सुना होगा, मास प्रोडक्शन मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन। ये बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, इनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, तो वो मास प्रोडक्शन है। तो मास कई सेंस में यूज होता है। मास का मतलब आम लोग भी होते हैं, अमंग द मासेज, यानी आम लोगों के बीच में। मेजर, मेजर का मतलब होता है मापना। आफ्टर मेजर्ड लॉकडाउन एंड सक्सेसफुल कंट्रोल। ओके। मेजर्ड है यहाँ पे, मेजर का मतलब मापना। मेजर्ड यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया है, कई बार थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव का भी काम करती है। तो यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव का काम कर रही है लॉकडाउन के लिए। तो मेजर्ड लॉकडाउन का वो मतलब है कि ऐसा लॉकडाउन जो मेजर्ड हो, नपा तुला हो, मेजर किया हुआ हो, सामंजस्य बिठाया हुआ हो, दैट इज़ मेजर्ड लॉकडाउन। नेक्स्ट इज़ फैटलिटीज़। फैटलिटीज़ होती हैं, फैटलिटी नुकसान से भी ले सकते हैं और मौतों से भी ले सकते हैं। ऐसी मौत जो किसी एक्सीडेंट में हो जाए या असामयिक मृत्यु हो जाए, बीमारी से हो जाए, नेचुरल डेथ ना हो, तो उसको हम फैटलिटीज़ बोल देते हैं। कोई एक्सीडेंट होता है तो हम कहते हैं अरे कितनी फैटलिटीज़ हुई हैं,
कैजुअलिटीज़ भी बोल देते हैं, कैजुअलिटीज़ कितनी हुई है, फैटलिटीज़ कितनी हुई है। तो फैटल, अकेला फैटल मीनिंग होता है घातक होना किसी चीज़ के लिए, फैटल है हमारे लिए ये चीज़, इसका मतलब वो हमारे लिए चीज़ खतरनाक है। और फैटलिटीज़ बन जाता है मौतें या नुकसान, नुकसान के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ मौत के रूप में है फैटलिटीज़ कॉज्ड बाय कोविड-19, कि वो मौतें जो कोविड-19 से कॉज हुई हैं, यानी कॉज के कारण हुई हैं। कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है विरोधाभासी। टीवी में हमारे एक ऑप्शन होता है कॉन्ट्रास्ट का, तो जैसे जैसे हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं सारी पिक्चर्स के रंग जो है वो तेज़ हो जाते हैं, यानी उनमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ता जाता है, अंतर बढ़ता जाता है। विरोधाभास भी है और अंतर से भी है। तो जब किसी चीज़ को स्पष्ट स्पष्ट रखना होता है हमें अपने सामने, तो उसको हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो टीवी में जब कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं तो हर पिक्चर जो है अलग अलग दिखती है, प्रत्येक रंग जो होता है वो गहरा हो जाता है, यानी कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है उनके अंदर। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है दृढ़ निश्चय और दूसरा होता है निर्धारण। तो डिटर्मिनेशन का मतलब निर्धारण करने से भी है, किसी बीमारी, किसी व्यक्ति को कौन सी बीमारी है इसका निर्धारण करना, यानी इसका डिटरमाइन करना, डिटर्मिनेशन करना। कॉन्ट्रास्टिंग डिटर्मिनेशन इकट्ठा यूज हुआ है, तो डिटर्मिनेशन यहाँ नाउन है और ये यहाँ एडजेक्टिव है। डिटर्मिनेशन के साथ कॉन्ट्रास्टिंग, विरोधाभासी डिटर्मिनेशन प्रस्तुत किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारण, निर्धारण किसी चीज़ का, कोई चीज़ निर्धारित कर दी है किसी चीज़ को, तो उसका हो गया डिटर्मिनेशन। तो उन्होंने एक ऐसा निर्धारण किया है, एक ऐसा मतलब कंक्लूजन निकाला है कि वो कॉन्ट्रास्टिंग है, विरोधाभासी है। ओके, नेक्स्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर पहले भी आया था 2-3 दिन पहले। अंडरस्कोर का मतलब है रेखांकित करना या जोर देना, अंडरलाइन करना, जैसे मैं अंडरस्कोर को अंडरस्कोर कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ या फिर जोर दे रहा हूँ। अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च की इम्पोर्टेंस को अंडरस्कोर करना, रिसर्च की इम्पोर्टेंस को जोर देना। प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रगति, प्रोग्रेस से बना है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस वर्ब है, प्रोग्रेशन नाउन बन गया। कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से, ये कंपेयर से बना है, कंपेयर वर्ब होती है, कंपैरेटिवली एडवर्ब हो गई, एलवाई ज़्यादातर एडवर्ब बनाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे आगे। डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब है आंकड़े, सूचना या फिर खबर या समाचार। सो द जॉन हॉपकिंस डेटाबेस, जॉन हॉपकिंस की जो डेटाबेस है या सूचनाएं हैं या खबरें हैं, गिव्स द फैटलिटीज़ पर 100, आगे डिटेल बाद में पढ़ लेंगे। हाइपोथेसिस होती है परिकल्पना, अंदाज़ा, अनुमान। कई बार हम मान लेते हैं ना कि मान लो मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए, तो ये कंडीशन जो है ये हाइपोथेसिस कहलाती है। अगर हम उड़ने लगें तो क्या होगा, तो ये हाइपोथेटिकल चीज़ है। तो ये हाइपोथेसिस होती है कल्पना के आधार पर कोई चीज़ कहना या कल्पना करना। देयर आर मैनी हाइपोथेसिस, तो बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, यानी कंफर्म नहीं है, अंदाज़ा है, गैस है। डिसमल का मतलब होता है निराशा, निराश करने वाली स्थिति। डिसमल आउटकम, डिसमल आउटकम हमने पहले पढ़ लिया था, आउटकम होता है रिजल्ट, परिणाम। तो डिसमल आउटकम का मतलब निराशाजनक परिणाम। ओके, क्लाइमेट तो आपको पता ही है, जलवायु किसी जगह का जो एवरेज मौसम की कंडीशन होती है, मौसम किस तरह का रहता है किसी जगह पे, वो वहाँ की क्लाइमेट होती है। बेनिफिट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइज करना, किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो इम्यूनाइजेशन वो प्रक्रिया हो गई जिसके थ्रू हम इम्यूनाइज करते हैं किसी को। जैसे हमें बचपन में टीके लगते हैं, बीसीजी का टीका लगता है, पोलियो की हम वैक्सीन लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें इम्यूनाइजेशन के घटक हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं हमारा ये। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइव। रिवाइव का मतलब है पुनः जागृत कर देना। सर्वाइव होता है और एक रिवाइव होता है। सर्वाइव का मतलब जिंदा रहना और रिवाइव का मतलब पुनर्जागृत कर देना, दोबारा से किसी मरे हुए को या नष्ट हुई चीज़ को पुनः खड़ी कर देना। विल हैव रिवाइव द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी मर रही है तो उसको रिवाइव करना है, यानी पुनः जागृत करना है। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है एकदम शुद्ध, असली, ओरिजिनल। कईयों को सुना होगा आपने बोलते हुए जेन्युइन बोलते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, जेन्युइन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। जेन्युइन वरी, एकदम शुद्ध चिंता है ये, मतलब नकली चिंता नहीं है, वहम नहीं है, ओरिजिनल चिंता है। एक्सेस का मतलब है पहुंच होना, एक्सेस टू केयर, केयर तक पहुंच हमारी, यानी केयर का मतलब संभाल,
तो कई लोग गरीब होते हैं तो उनकी एक्सेस नहीं होती है कि वो केयर तक पहुंच सकें, यानी अपनी देखभाल कर सकें। ड्यूरिंग द पेंडेमिक एक्सेस टू केयर इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट इज डिटरमिन। डिटरमिन का मतलब दृढ़ निश्चय भी होता है, डिटर्मिनेशन पहले आया था, उसी से है ये बना हुआ। डिटरमिन का मतलब निर्धारित करना कोई चीज़। डिटरमिन देयर इन्फेक्शन स्टेटस, अपना इन्फेक्शन स्टेटस डिटरमिन करना यानी निर्धारित करना, अभी क्या है हमारा इन्फेक्शन स्टेशन, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, तो वो डिटरमिन की बात हो गई। नेक्स्ट इज़ वेलफेयर मेजर्स। वेलफेयर का मतलब जन कल्याण, भलाई, और मेजर का मतलब होता है तरीके, उपाय। तो जन कल्याण के उपाय, मेजर्स, और कदम के रूप में भी इसका यूज होता है। वेलफेयर मेजर्स, जन कल्याण के लिए जो कदम उठाए हैं वो भी। प्लानिंग ऑफ वेलफेयर मेजर्स, यानी जन कल्याण के जो उपाय हैं, कदम हैं, उनकी प्लानिंग, उनकी योजनाएं। ट्रायल्स फॉर पोटेंशियल थेरेपीज़। ट्रायल करना यानी परीक्षण करना। तो हम बहुत सारी चीज़ों के ट्रायल करते हैं, हम देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी कामयाब है तो उसका नकली परिस्थितियों के अंदर उसका प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कोई हमने मिसाइल बनाई है तो उसको पहले चला के देखते हैं एक नकली टारगेट सेट करते हैं, दूर से उसको छोड़ते हैं और देखते हैं कि वो टारगेट को हिट करती है कि नहीं। ये ट्रायल है। बीमारियों के लिए भी ऐसा ही होता है। अगर हमने कोई दवाई बनाई है तो हमें ट्रायल करना पड़ता है, 8-10 जनों के लेते हैं, सभी को वो दवाई देते हैं और सभी में एक जैसे रिजल्ट आते हैं तो वो सफल मानी जाती है। फॉर पोटेंशियल थेरेपीज़, पोटेंशियल वो चीज़ होती है जिसके अंदर कुछ क्षमता होती है, जिसमें कुछ ताकत होती है, संभावनाएं होती हैं। थेरेपी का मतलब रोगों को दूर करने की पद्धति। ट्रायल फॉर पोटेंशियल थेरेपीज़ का मतलब ऐसी थेरेपीज़, ऐसे रोग निवारक उपाय, रोग निवारक पद्धतियाँ जो पोटेंशियल हो, जिनमें संभावनाएं हो काफ़ी, उनका ट्रायल करना। आगे है कन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न। कन्वलेसेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। ओके, कन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होती है उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं, यानी एक व्यक्ति से निकाल के दूसरे व्यक्ति में डाल देते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसफ्यूज़न। नेक्स्ट इज़ प्रीसाइज का मतलब एकदम सटीक। विल नीड प्रिसाइज एंड इंटेंसिव मेजर। प्रिसाइज मेजर चाहिए हमें। प्रिसाइज मेजर का मतलब ऐसे उपाय जो सीधा अपने निशाने पे लगे, अपना काम पूरा एग्जैक्ट तरीके से करें। इंटेंसिव का मतलब गहन, जो एकदम ऊपरी नॉलेज ना हो। इंटेंसिव मेजर्स हैं यानी कि जो गहराई तक जाएं, मूल मुद्दे को समझें। ओके, तो ये थी हमारी वोकेबलरी आज की। अब हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो हेडिंग है हमारी रिकवरिंग अर्ली, जल्दी ठीक होना। कोविड-19 ने सभी का बेड़ा गर्क कर दिया है, सब कुछ रोक के रख दिया है। अब उसे उससे हमें रिकवर करना है और वो भी जल्दी रिकवर करना है। एन इम्प्रूव्ड रिकवरी रेट इज़ पॉजिटिव न्यूज़। अभी न्यूज़ आई है जिसमें हमारी देश की जो रिकवरी रेट है, जो ठीक होने की रेट यानी ठीक होने की जो दर है, वो इम्प्रूव्ड है। सो एन इम्प्रूव्ड रिकवरी रेट, एक अच्छी रिकवरी दर, इज़ पॉजिटिव न्यूज़, एक अच्छी न्यूज़ है, सकारात्मक न्यूज़ है। बट परंतु रिड्यूसिंग, कम करना, न्यू इन्फेक्शन, नए इन्फेक्शन को, इज़ क्रूशियल, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम नए इन्फेक्शंस को रिड्यूस करें, कम करें। रिकवरी रेट अच्छी होने से क्या होता है, ठीक हो रहे हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा हुआ होगा तो वो फिर किसी काम की नहीं है रिकवरी रेट हमारे। ओके, डेटा फॉर कोविड-19 इज स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम गिविंग ए कंप्लीट पिक्चर। तो कोविड-19 का जितना भी डेटा है हमारे पास, जितने भी आंकड़े आए हैं, वो भी बहुत दूर है एक कंप्लीट पिक्चर हमें देने के लिए, यानी पूरी सिनेरियो हम समझ पाएँ, पूरी कंडीशन को हम समझ पाएँ। कंप्लीट पिक्चर का मतलब ये है कि पूरी स्थिति, असली स्थिति क्या है हमारे देश की, वो हम समझ पाएँ। उससे हम अभी ए लॉन्ग वे हैं, यानी बहुत दूर हैं। जो कोविड-19 का डेटा अभी तक हमारे पास है उससे हम इस कंप्लीट पिक्चर से बहुत दूर हैं। बट इट इज़ इनकरेजिंग, परंतु यह बात एनकरेज करती है, एनकरेजिंग है यानी हमें प्रोत्साहन देती है, दैट कि द बेसिक मैट्रिक ऑफ नंबर ऑफ दोज रिकवरिंग एज ए शेयर ऑफ कन्फर्म्ड इन्फेक्शंस इज शोइंग इम्प्रूवमेंट इन इंडिया। कि जो नंबर हमें मिल रहे हैं, जो डेटा मिल रहा है, बेसिक मैट्रिक ऑफ द नंबर का जो बेसिक मैट्रिक है यानी दशांश का जो हिस्सा है, यानी एक तरीका है बोलने का, ऑफ दोज रिकवरिंग, वो लोग जो रिकवर कर रहे हैं, जो ठीक हो रहे हैं, उनकी जो दर है, एज शेयर ऑफ कन्फर्म्ड इन्फेक्शन, कन्फर्म्ड इन्फेक्शंस जो हो गए हैं उनमें से जो
रिकवर करने वालों का जो हिस्सा है, शेयर है, इज शोविंग इम्प्रूवमेंट इन इंडिया, वो चीज़ हमें इंडिया में सुधार दिखा रही है। यानी भले ही हमारे पास सारी सूचनाएं ना हो, लेकिन जितने भी कंफर्म्ड केस हमारे पास आए और उनमें से कितने ठीक हो गए, ये जो सूचना है हमारे पास, ये जो आंकड़े हैं, ये एनकरेजिंग है हमारे लिए अच्छी चीज़ है ये। यानी हमारे देश में जो ठीक होने की दर है पेशेंट की, वो अच्छी है। ओके, नेक्स्ट लाइन, द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ सेड, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है दैट कि द परसेंटेज ऑफ रिकवरीज, कि रिकवरी की जो परसेंटेज है, रिकवरी का जो प्रतिशत है, करंटली स्टैंड्स एट जस्ट ओवर 25। करंटली यानी अब स्टैंड करता है, कहाँ खड़ा है, 25 के जस्ट ऊपर, यानी 25 पॉइंट कुछ है हमारी रिकवरी रेट। यानी अगर 100 मरीज़ हमें मिल रहे हैं, इन्फेक्टेड मरीज़ मिल रहे हैं, तो उनमें से कितने ठीक हो रहे हैं, 25 तो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इट वाज 2 वीक्स अगो। और ये जो 25% की रेट है, ये डबल हो गई है 2 सप्ताह पहले से। यानी 2 सप्ताह पहले 12% ही होगी, अब ये 25% हो गई है। नेशनल डेटा, अब नेशनल जो डेटा है हमारा, राष्ट्रीय डेटा है, जो आंकड़े हैं हमारे राष्ट्र के, ऑन अदर पैरामीटर्स, दूसरे मापदंडों पर, अपीयर सिमिलर, एक जैसे दिखाई देते हैं, टू डिजीज, इस बीमारी के लिए। यानी दूसरे जो मापदंड हैं वो भी, उस पर भी हमारा नेशनल डेटा सिमिलर है, सेम है। ट्रेंड्स विटनेस्ड ग्लोबली, अपीयर सिमिलर टू डिजीज ट्रेंड्स विटनेस्ड ग्लोबली। तो हमारा जो नेशनल डेटा है दूसरे मापदंडों पर भी, वो भी विश्व में, ग्लोबली यानी पूरे विश्व में जो विटनेस किया जा रहा है, देखा जा रहा है, विटनेस का मतलब देखना, ट्रेंड्स टू डिजीज ट्रेंड्स सिमिलर, तो वो जैसा कि ट्रेंड विश्व में दिखाई दे रहा है, हमारा नेशनल डेटा भी उसी के समान दिखाई दे रहा है दूसरे मापदंडों पर। रिकवरी में तो हम आगे हैं, अन्य मापदंडों पर हम बराबर हैं। अब वो अन्य मापदंड कौन से हैं, देखते हैं आगे। विद द वर्स्ट आउटकम एनकाउंटर्ड अमंग एल्डरली पेशेंट्स, एक तो ये है कि जो वर्स्ट आउटकम है, सबसे जो बुरे परिणाम हैं, वो किसके द्वारा सामना किया जा रहा है, उनका एनकाउंटर किसके द्वारा किया जा रहा है, अमंग एल्डरली पेशेंट्स। एल्डरली पेशेंट्स जो हैं, जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े मरीज हैं, उनके द्वारा। तो विश्व में भी ऐसी स्थिति है। ट्रांसलेटिंग इनटू ए केस फैटिलिटी रेट ऑफ 51.2% फॉर इंडियंस, तो वो चीज़ ट्रांसलेट कर रही है, वो जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं हमें कि जो फैटिलिटी रेट है, फैटिलिटी रेट का जो केस है, 51.2% है इंडियंस में, जो ओल्डर देन 60 हैं। यानी इंडियंस में वो लोग जो 60 से ऊपर हैं, उनकी फैटिलिटी रेट कितनी है, 51.2% है। तो ऐसा ही अन्य विश्व के अन्य देशों में है, वहाँ पे भी बुजुर्ग लोगों की मौतें ज़्यादा हो रही हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट, इम्पोर्टेंट करने वाली बात है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है, व्हाट इज़ का मतलब इम्पोर्टेंट करने वाली बात जो है वो, हाउएवर फिर भी, इज़ दैट कि वो है, वेदर इट इज़ रिकवरी और डेथ, नॉट ऑल केसेस आर रिकॉर्डेड फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स। अब इम्पोर्टेंट बात ये, नोट करने वाली बात ये है कि भले ही, वेदर का मतलब यहाँ है भले ही, इट इज़ रिकवरी और डेथ, कि भले ही वो रिकवरी हो या डेथ हो, रिकवरी का मतलब सुधार हो या मृत्यु हो, नॉट ऑल केसेस आर रिकॉर्डेड, सारे केसेस रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, सारे केसेस हमारे ध्यान में नहीं आ रहे हैं, फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स, और उसके रीज़न वैरायटी ऑफ हैं, यानी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं उनका रजिस्ट्रेशन और उनका नाम जो है वो दर्ज हो गया होगा इस लिस्ट में, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी रह गए हों, मरे भी हों कोविड-19 से, लेकिन हमारी नज़र में नहीं आई हों, संक्रमित हों लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल वगैरह कहीं पहुँचे ही ना हो, ये भी हो सकता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर मे बी अनटेस्टेड पीपल, अनटेस्टेड पीपल हो सकते हैं, मे बी का मतलब शायद हो सकते हैं, ऐसे लोग जिनका टेस्ट नहीं किया गया, वो हैव रिकवर्ड, वो भले ही ठीक ही हो गए हों। ऑल्सो इन द लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में यानी आने वाले लंबे समय में, मोस्ट रिकवर फ्रॉम द इन्फेक्शन, कि बहुत सारे लोग इन्फेक्शन से रिकवर हो भी सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर, इसलिए यह ज़रूरी है, इट इज़ देयर फॉर इसलिए, इम्पेरेटिव है, यह जवाब ज़रूरी है, टू फाइंड पॉजिटिव केसेस अर्ली, कि पॉजिटिव केसेस को हम जल्दी से जल्दी फाइंड कर लें, पता लगा लें कि कौन कौन से पॉजिटिव केसेस हैं, एंड असेस द पेस ऑफ रिकवरी एक्यूरेटली,
और जो रिकवरी की जो पेस है, रिकवरी की जो गति है, उसको हम एक्यूरेटली असेस कर लें, एक्यूरेटली मूल्यांकन कर लें उसका। अमंग द कंट्रीज मूविंग टू मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, उन देशों में से, अमंग द कंट्रीज यानी उन देशों में से, मूविंग टू ए मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, जो मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी की तरफ मूव कर रहे हैं, की तरफ बढ़ रहे हैं। मास टेस्टिंग का मतलब बड़े स्तर पर टेस्ट करना। आफ्टर ए मेजर्ड लॉकडाउन, एक संयमित लॉकडाउन के बाद, मेजर्ड लॉकडाउन का मतलब है नपातुला लॉकडाउन, एंड सक्सेसफुल कंट्रोल ओवर वायरल ट्रांसमिशन, और जिन्होंने वायरल ट्रांसमिशन पर सक्सेसफुल कंट्रोल कर लिया है, उन देशों में से है एक न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की बात हो रही है कि उन्होंने मेजर्ड लॉकडाउन यानी नपे लॉकडाउन के बाद, और जब कंट्रोल कर लिया सक्सेसफुली वायरल ट्रांसमिशन को, यानी वायरस के ट्रांसमिशन को, वायरस के फैलाव को, तो उन्होंने मास टेस्टिंग स्ट्रेटजी की ओर मूव किया है। उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि हम मास टेस्टिंग करेंगे, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे ताकि सही डेटा हमारे पास आ सके, ताकि आगे दिक्कत ना हो। इन टर्म्स ऑफ डेथ के मामले में, देयर कुड बी अननोन फैटिलिटीज़ कोज्ड बाय कोविड-19 के द्वारा अननोन फैटिलिटीज़ हो सकती हैं। यानी अननोन फैटिलिटी यानी मतलब जिसका पता ही ना लगा हो ये किससे मरा है। आउटसाइड हॉस्पिटल के बाहर, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 से मर जाए और पता भी ना लगे। डॉक्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव मेड ए कॉन्ट्रास्टिंग डिटर्मिनेशन, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉक्टर्स ने कॉन्ट्रास्टिंग डिटर्मिनेशन किया है, यानी एक ऐसा निर्धारण शो किया है जो वास्तव में कॉन्ट्रास्टिंग है, विरोधाभासी है। ऑफ पीपल, उन लोगों का, हु हैड द वायरस, जिनके वायरस तो था, बट डाइड ऑफ अनरिलेटेड कॉज, परंतु वो किसी अन्य कारणों से मरे हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जिसको कोविड-19 हो जाए और वो मर जाए तो वो कोविड-19 से ही मरा हो, और बीमारी से भी मर सकता है। These findings and trends underscore the importance of research on the progression of pandemic in India। ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये जो हमें अभी भी पता लगी हैं चीज़ें, और ट्रेंड जो है, ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो एक रिवाज चल रहा है, या एक निश्चित दिशा की ओर हमारी जो जहाँ चल रही है, अंडरस्कोर, वो इस चीज़ पर जोर देती है, किस चीज़ पर, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च पर जोर देती है। यानी रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ बताती है। ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ पेंडेमिक इन इंडिया, कि इंडिया में पेंडेमिक यानी इस विश्व बीमारी का प्रोग्रेशन यानी विस्तार कितना है। तो विदेशों से हमें पता लग रहा है कि किस तरह से हमें हमारे देश की नीति बनानी चाहिए। यानी लेखक किस बात पे जोर दे रहा है कि मास टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, पता लगाना बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेट संख्या कितनी है संक्रमितों की। द कंपैरेटिवली लो डेथ रेट फ्रॉम कोविड-19 इन इंडिया, अब इंडिया के अंदर कोविड-19 की जो डेथ रेट है वो कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से लो है, कम है। ऑफिशियली एस्टिमेटेड एट 3.2%, तो आधिकारिक रूप से एस्टिमेट की हुई है, यानी अनुमानित की गई है 3.2% की डेथ रेट। यानी अगर 100 व्यक्तियों को कोविड-19 होता है तो मरते कितने हैं, 3.2। रिमेन्स ए टॉपिक फॉर सिस्टमेटिक स्टडी, ये जो चीज़ है डेथ रेट के आंकड़े जो हैं, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी का टॉपिक है, यानी इसकी स्टडी करने की ज़रूरत है। इवन अकाउंटिंग फॉर इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑल वायरस कॉज डेथ्स एंड misclassified fatalities, the absence of a large number of severely distressed patients in hospitals stand in contrast to the experience abroad, notably in the US as well as many countries in Europe. Even accounting for inability to identify all virus caused deaths, even भले ही हमारी जो इनएबिलिटी है, हमारी जो अक्षमता है कि हम सारी वायरस कोज डेथ्स को पहचान नहीं पा रहे हैं, एंड मिसक्लासिफाइड फैटिलिटीज़, वो जो मौतें हुई हैं वो मिसक्लासिफाइड भी हम कर देते हैं कई बार, या हमसे हो जाती है। मिसक्लासिफाइड का मतलब पता नहीं लग पाता कि मौत किस वजह से हुई है, मौत का वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, कारण क्या रहा है। द अब्सेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीवियरली डिस्ट्रेस्ड पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, तो हमारे हॉस्पिटल्स में फिर भी अब्सेंस है, अनुपस्थिति है, लार्ज नंबर ऑफ सीवियरली डिस्ट्रेस्ड पेशेंट्स, किसकी अनुपस्थिति है, एक बड़ी संख्या की, एक लार्ज नंबर की जो सीवियरली डिस्ट्रेस्ड पेशेंट्स हैं, जो बुरी तरह से प्रभावित पेशेंट्स हैं, वो अभी भी हॉस्पिटल्स में नहीं आए हैं। भले ही हमारे को अभी पता ना हो पूरा कि हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं वायरस कॉज डेथ की या फैटिलिटीज़ की, हमने मिसक्लासीफाई किया है, लेकिन फिर भी अभी तक हॉस्पिटल्स में वो हाल नहीं रहा है हमारा। यह स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द एक्सपीरियंस अब्रॉड, नोटेबली इन द US।
तो वो एकदम यूएस के जो एक्सपीरियंस के एकदम कॉन्ट्रास्ट में है, यानी उलट में है। यानी यूएस में तो बहुत भीड़ है, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, जगह भी नहीं मिल रही है उनको वहाँ रखने की। एज वेल एज मैनी कंट्रीज इन यूरोप, और यूरोप के भी बहुत सारे देशों में यही हाल है, हॉस्पिटल्स ब्लॉक हो गए हैं, क्लॉग हो गए हैं, ओवर क्राउडेड हो गए हैं। इंडिया में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो भले ही हम नहीं जान पाए हैं एक्यूरेट डेटा, भले ही हमें ये नहीं पता लग रहा है कि मौतों का कारण क्या रहा हो, लेकिन इतनी बुरी स्थिति अभी भी नहीं आई है इंडिया में दूसरे देशों के मुकाबले कि हॉस्पिटल्स भर जाएं। द जॉन हॉपकिंस डेटाबेस, अब जॉन हॉपकिंस ने जो सूचना दी है, खबर दी है, गिव्स द फैटेलिटी पर 100 कन्फर्म्ड केसेस कि पर 100 कन्फर्म्ड केसेस में फैटेलिटीज़ कितनी है, मौतें कितनी है, एज 57% फॉर द यूके। तो यूके में 57% है। एंड बेल्जियम में फॉर एग्जांपल के तौर पे देर आर मैनी हाइपोथेसिस, तो इसके बहुत सारे हाइपोथेसिस हो सकते हैं फॉर लेस डिसमल आउटकम इन इंडिया, कि इंडिया में जो आउटकम है वो लेस डिसमल है। आउटकम का मतलब परिणाम जो है वो लेस डिसमल है, यानी कम निराशाजनक है। वहाँ पे तो बहुत निराशाजनक परिणाम है, वहाँ पे फैटिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जॉन हॉपकिंस डेटाबेस ने भी ये बताया कि 15.7% फर्टिलिटी रेट है, इंडिया में तो 3.2% ही है। तो इसके पीछे मैनी हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं। अब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कारण क्या होगा कि इंडिया के अंदर मौतें कम क्यों हो रही हैं, ये लेस डिसमल आउटकम क्यों है, इंडिया में इतना निराशाजनक रिजल्ट नहीं है इसका। बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट बेनिफिट्स, अब हाइपोथेसिस किस बात के हैं कि हो सकता है यहाँ का क्लाइमेट का बेनिफिट मिला हो हमें, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, वहाँ सर्दी बहुत है। बेनिफिट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, हो सकता है हमारे यहाँ रिवाज है, ट्रेंड है कि हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, अपने बच्चों का जन्म लेते ही उनके टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू होता है, तो हो सकता है उसका फ़र्क पड़ा हो। एंड अदर पॉसिबल फैक्टर्स, और दूसरे पॉसिबल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट दे रिमेन अनटेस्टेड। परंतु ये हाइपोथेसिस ही हैं, अभी तक परिकल्पनाएँ ही हैं, अभी श्योर हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या कारण है इसका। वाइल इंडियाज़ फैटिलिटीज़ में भी लो, इंडिया की फैटिलिटीज़ लो हो सकती है, कम हो सकती है। एंड एन इम्प्रूव्ड रिकवरी रेट विल हेल्प रिवाइव द इकोनॉमी, और जो इम्प्रूव्ड रिकवरी रेट जो अभी हमें सूचना मिली है कि रिकवरी रेट जो है हमारी सुधर गई है, वो हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने में मदद करेगी, इकोनॉमी को फिर से जिंदा करने में मदद करेगी। देयर इज़ जेन्युइन वरी, एक असली चिंता ये भी है, दैट पेशेंट्स विद कोविड-19 कंडीशंस आर एट ग्रेटर रिस्क, कि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं वो ज़्यादा रिस्क पर हैं। फॉर पुअर हेल्थ आउटकम्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू केयर ड्यूरिंग पेंडेमिक, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं। देयर इज जेन्युइन वरी, एक असली चिंता ये भी है कि दैट पेशेंट, वो पेशेंट जो नॉन कोविड-19 है, पहले मैं कोविड-19 पढ़ गया था, नॉन कोविड-19, ऐसे पेशेंट जिनको कोविड-19 की बीमारी नहीं है लेकिन और बीमारियां हैं, आर एट ग्रेटर रिस्क, वो ज़्यादा खतरे में आ गए हैं। फॉर पुअर हेल्थ आउटकम्स, क्योंकि अब कोविड-19 की वजह से हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, सभी का ध्यान कोविड-19 की ओर है, और उसकी वजह से जो बाकी बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं उनके बड़ी दिक्कत आ गई है। ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू केयरिंग, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू केयर ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान जो लैक ऑफ एक्सेस टू केयर है, उनकी केयर जो है, केयर तक उनकी एक्सेस नहीं हो पा रही है, वो अपनी संभाल नहीं करवा पा रहे हैं। जो ऐसे मरीज़ जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त है, उनके सामने बड़ी समस्या आ गई है। द पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी फॉर कोविड-19 हैज़ टू शार्पली फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल डिटरमाइन देयर इन्फेक्शन स्टेटस थ्रू वाइडली अवेलेबल टेस्टिंग। अब पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी जो है कोविड-19 के लिए, उसको फोकस करना पड़ेगा शार्पली ऑन हेल्पिंग पीपल, कि वो पीपल की हेल्प करे, डिटरमाइन देयर इन्फेक्शन, कि वो अपना इन्फेक्शन को डिटरमाइन कर सकें कि उनका जो इन्फेक्शन है वो किस तरह का है, निर्धारित कर सकें थ्रू वाइडली अवेलेबल टेस्टिंग। और वो तभी कर पाएंगे जब वाइडली अवेलेबल टेस्टिंग की सुविधाएं होंगी, यानी वो टेस्ट करवा पाएँ, अपना टेस्ट के थ्रू अपने इन्फेक्शन का स्टेटस डिटरमाइन कर पाएँ, इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है। दिस विल इनेबल सिलेक्टिव quarantining, planning of welfare measures and participation of people who have recovered in trials and potential therapies such as convalescent plasma transfusion। तो यह बात उनको इनेबल करेगी, उनको समर्थ बनाएगी कि सिलेक्टिव क्वारंटीनिंग करें या ना करें, यानी इस बात में उन्हें इनेबल करेगी
अगर उनको सही पता लग जाएगा भी उनको इन्फेक्शन किस बात का है, प्लानिंग ऑफ वेलफेयर मेजर्स और जो जन कल्याणकारी कदम है उनमें सहायता करेगी हमारे, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड, और उन लोगों का पार्टिसिपेशन करने में भी हेल्प करेगी जो ठीक हो गए हैं, इन ट्रायल्स फॉर पोटेंशियल थेरेपीज़, फिर उनको ट्रायल किया जा सकता है ऐसी थेरेपीज़ के लिए जिनमें थोड़ी सी संभावनाएं हों, जैसे कि अभी अभी न्यूज़ आई थी कन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन जो दिल्ली में कामयाब भी रहा था। तो जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक ये सारी चीज़ें कामयाब नहीं होने वाली हैं। विद रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के साथ ही इंडिया स्ट्रेटजी विल नीड प्रिसाइज एंड इंटेंसिव मेजर, इंडिया की नीति को ज़रूरत है एक प्रिसाइज यानी सटीक और इंटेंसिव गहन मेजर्स, गहन कदमों की, टू ड्राइव डाउन द रिप्रोडक्शन नंबर फॉर द वायरस, जिससे कि वायरस का जो रिप्रोडक्शन नंबर है, वायरस का जो पुनः ये जो फैलता जा रहा है, रिप्रोडक्शन होता जा रहा है, इसका मर नहीं रहा है, पुनर्जीवित हो जा रहा है, उसको ड्राइव डाउन किया जा सके, उसको कम किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करी हो आपने तो कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।